हाउ आर यू ऑल। तो यहाँ हम कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसकी ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर के नेम का मतलब समझा था और साथ ही साथ कवर किया था एक टॉपिक टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो गाइस आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो ऑलवेज बोर्ड में पूछे जाते हैं। पहला है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये हर साल बोर्ड में आता है चाहे किसी भी फॉर्म में आए। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस या रिडॉक्स रिएक्शन। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और साथ ही साथ करेंगे हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस रिगार्डिंग दीज बोथ टॉपिक्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। तो इन चारों टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बाद अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ टाइप की रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अगर ये दोनों ही प्रोसेस किसी रिएक्शन में हो तो हम उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पे RED का मतलब है रिडक्शन और OX ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब हम ध्यान से समझते हैं है क्या। आप NCERT में फिगर 1.10 में देख सकते हो ये प्रोसेस जो मैं आपको समझा रही हूँ। मे बी आपकी बुक में ये चेंज हो सकता है, बट जहां रिडक्शन ऑक्सीडेशन का टॉपिक है वहीं आपको ये मिलेगा। क्या था, हमने एक ब्राउन कलर का पाउडर लिया। अब ब्राउन कलर का मार्कर नहीं है यहाँ, इसलिए मैंने इसको ब्लू से ड्रॉ किया है। एक ब्राउन कलर का कंपाउंड लिया जो कि क्या था, कॉपर पाउडर था। हमने उसको एक चाइना डिश में लिया, बाउल की तरह। देखो जो केमिस्ट्री लैब के ऑपरेटर्स हैं वो किससे रिजेंबल करते हैं, किचन में आपके जो यूटेंसिल्स होते हैं उनसे। तो जो बाउल की तरह दिखता है वो होता है चाइना डिश। तो चाइना डिश में हमने लिया कॉपर पाउडर, ब्राउन कलर का सब्सटेंस, उसको हीटिंग किया और हमने देखा हीटिंग के बाद क्या हुआ, एक ब्लैक कोटिंग इसके ऊपर आ गई, एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म हो गया। ठीक है, और वापस जब हमने एक गैस पास करी इसके अंदर तो वापस से ये ब्लैक कोटिंग क्या थी, हट गई और ये सब्सटेंस दोबारा से क्या हो गया, ब्राउन। तो ये मैजिक कैसे हुआ, ये है केमिस्ट्री का मैजिक। देखो क्या हुआ, यहाँ पे कॉपर पाउडर था ब्राउन कलर का, जब हमने इसको हीटिंग करा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुई। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीटिंग होती है तो ऑक्सीजन रिएक्ट कर गया किससे, कॉपर से, और क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ क्या रिएक्शन होगी, ये क्या था, कॉपर पाउडर, तो मैं लिख सकती हूँ Cu प्लस, जब हमने हीटिंग की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब O हमेशा O2 की फॉर्म में लिखना है आपको। ठीक है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, ये गैसेस है, हाइड्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, आपको हमेशा क्या लेना है, H2O2N2। आपको लिखा नहीं मिलेगा डाई हाइड्रोजन डाई ऑक्सीजन, नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये आपको इसी फॉर्म में मिलती है। कभी भी आपको हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का एक एटम नहीं मिलेगा, हमेशा ये दो कंबाइंड रह के मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए कहीं पे भी हाइड्रोजन गैस लिखा है तो यू हैव टू राइट H2। ठीक है, ऑक्सीजन है तो यू हैव टू राइट O2। इसके अलावा सारे हेलोजेंस, हेलोजेंस क्या होते हैं, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स। अगर आपने बेसिक केमिस्ट्री वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा हेलोजन जिसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये भी सारे हेलोजेंस भी जो है वो 2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो कॉपर था, कॉपर की हीटिंग करी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। कोई भी चीज अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बताओ, CuO। ठीक है, अब ये आपको आना ही चाहिए। देखो आपको अगर नहीं आता फॉर्मूला मेकिंग तो मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट ओपन करो, बेसिक केमिस्ट्री फॉर ग्रेड 9th एंड 10th, केवल 3 वीडियोस वहां पर है। वो तीनों वीडियोस को अच्छे से करो ताकि आपको 10th की केमिस्ट्री में दिक्कत ना आए। वो सिलेबस 9th का है बट 10th में रिक्वायर्ड है, तो उसको जाके देखो, आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। मैं बार बार नहीं बताऊंगी। सब्सटेंस है, उसको हीट करा तो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन गया। तो वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस क्या है, आपका CuO है। तो आप इसको ध्यान रखोगे, यानी यहाँ पे जो ये ब्लैक कोटिंग हो गई, सब्सटेंस बन गया, वो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। क्योंकि ये क्या था, कॉपर था। जब आपने हीटिंग करी किसकी प्रेजेंस में हुई, O2 की प्रेजेंस में, तो क्या बन गया आपका, CuO बन गया। राइट, अब मैंने कहा एक गैस मैंने जब दोबारा पास की तो अब बता देती हूँ वो गैस क्या थी, हाइड्रोजन, यानी Cu में CuO बन गया था। मैंने जब हाइड्रोजन गैस पास की तो ये वापस वही बन गया, ब्राउन कलर का सब्सटेंस, यानी वापस क्या बन गया, ये कॉपर। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखूं तो क्या होगी, ये क्या बन गया था भाई, CuO, ये बन गया था। मैंने एक गैस पास करी, कौन सी, हाइड्रोजन गैस, तो क्या बना, हाइड्रोजन गैस पास करने पे वापस कॉपर बन गया, प्लस क्या बचा, अगर कॉपर बन गया वापस तो क्या बन गया, H2O। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2O। ठीक है, आई होप आपको एग्जांपल समझ में आया। अगर ये समझ में आ गया तो इस एग्जांपल को अपना रेफरेंस मानते हुए पढ़ेंगे क्या है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो अब देखो क्या है ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सबको याद रह सकता है, जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। नाम से ही पता चल रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
जब ऑक्सीजन का एडिशन होगा कहीं पे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, और अगर हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, नाम से क्लियर है। अच्छा अब रिवर्स कर दो, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन। सिमिलरली जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, रिडक्शन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अच्छा एक और चीज होती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है अभी बताऊंगी आपको। इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब सोडियम है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बना, Na+। मैंने आपको बेसिक वीडियोस में बता रखा है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, प्लस। क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव को निकाल रहा है अपने अंदर से। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज, अगर आप अपने अंदर से नेगेटिविटी निकालोगे तो आप पॉजिटिव होगे। सिमिलरली जब भी कोई एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है तो क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है सोडियम तो कितना प्लस आएगा, एक। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कितना आता है, 2+। ठीक है, तो अब आप देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो आप याद कैसे रखोगे, लॉस O आ रहा है और ऑक्सीडेशन में भी O आता है। तो अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपका रिडक्शन। ठीक है, ये है इसकी बेसिक डेफिनेशन। अब आप एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, कॉपर लिया, ब्राउन कलर का सब्सटेंस था, हीटिंग किया, क्या बना, एक ब्लैक कोटिंग हो गई या ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म हो गया जिसको मैंने क्या कहा था, कॉपर ऑक्साइड। अब आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसको हम सिंपली क्या कह देंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आप देखो मैंने आपको एक चीज बताई है, रिडॉक्स रिएक्शन। देखो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। जो जो चीजें पूछी गई सब अभी कवर करने वाली हूँ, तो पहले कॉन्सेप्ट समझो फिर क्वेश्चन करेंगे। तो कॉन्सेप्ट में आई थिंक आपको क्लियर हो गया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडेशन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन। सिर्फ इतना याद रखो। देखो 99% क्वेश्चन आपके यहीं से सॉल्व हो जाते हैं, आपको इस कॉन्सेप्ट पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, अब आप देखो कि आपको मैंने बताया था जिस रिएक्शन में ये दोनों हो उसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। RED मतलब रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन। तो जैसे एग्जांपल ले लो इस रिएक्शन का, यहाँ पे देखो आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जो लेफ्ट साइड में होते हैं ये रिएक्टेंट्स होते हैं, जो राइट साइड में होते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आपको देखना है जो रिएक्टेंट है उससे क्या बना। अब आपको इनमें, क्योंकि हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पे बताते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो आपको उनको चेक नहीं करना, उनके अलावा जो एलिमेंट है सबसे पहले आप उनको चेक करोगे। अगर वो आपने चेक कर लिए फिर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जाओगे। तो पहले देखो आपको यहाँ दिख रहा है इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा क्या है, कॉपर। तो सबसे पहले आप कॉपर को चेक करो। रिएक्टेंट में क्या था, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड से प्रोडक्ट में क्या बना, कॉपर बन गया। आपको क्या चेक करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के जो एलिमेंट है पहले उसको चेक करोगे। तो कॉपर ऑक्साइड से बन गया कॉपर, यानी जब मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन होता है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो आपको पता चल गया यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। यानी अगर मैंने आपसे पूछा किसका रिडक्शन हो रहा है इस रिएक्शन में, तो आंसर विल बी CuO। आई होप क्लियर होगा। अब आप देखो हाइड्रोजन, अब कुछ और तो बचा नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा तो एक ही एलिमेंट था कॉपर, एक और होता तो हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर अब कोई और नहीं है। अब कौन है रिएक्टेंट में, हाइड्रोजन। अब आप देखो हाइड्रोजन से प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, H2 से बन रहा है H2O। H2 से बना H2O, यानी यहाँ पर क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। यानी इस रिएक्शन में H2 का हो रहा है ऑक्सीडेशन और CuO का हो रहा है रिडक्शन। क्योंकि इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ हाइड्रोजन का एडिशन है तो ये रिडक्शन क्यों नहीं है, सिर्फ रिडक्शन भी है, क्योंकि इसमें रिडक्शन तो हो ही रहा है। अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो रिडक्शन तो है ही, पर साथ में ऑक्सीडेशन भी यहाँ हो रहा है। ठीक है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब नेक्स्ट चीज जो इसमें आती है वो आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का मतलब रिस्पेक्ट में है दूसरे के। तो अब आप देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने बोला एजेंट वर्ड आ गया तो ये दूसरे के रिस्पेक्ट में है, तो दूसरे का क्या कराएगा, ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडेशन। तो जो भी सब्सटेंस दूसरे का कराए ऑक्सीडेशन वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर दूसरे का ऑक्सीडेशन करा रहा है तो खुद का क्या कराएगा, रिडक्शन। जैसे Na ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Na+ बना दिया, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कोई गेन करने वाला होना चाहिए तभी तो वो Cl आता है और Cl- बनता है। अगर सिर्फ सोडियम है तो क्या वो Na+ में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं।
जब कोई Cl है उसके आसपास तब वो Na प्लस बना लेता है, क्योंकि Cl माइनस बना लेगा, मतलब Na जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो Cl क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तभी होता है। तो ऐसे ही हमेशा मैंने आपको इसीलिए बोला है कि ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शंस, क्योंकि एक अपना रिडक्शन कराएगा तो एक ऑक्सीडेशन कराएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला होगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला होगा। रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट मतलब दूसरे के टर्म्स में क्या कराएगा, रिड्यूसिंग मतलब रिडक्शन, जो दूसरे का रिडक्शन कराए, दूसरे का रिडक्शन करा रहा है तो खुद का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन, राइट। अब आप देखो मेरे सामने एक रिएक्शन लिखी है, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस व्हिच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, which one act as oxidizing agent and reducing agent। मतलब 4 चीजें आपसे टोटल पूछी जा सकती है। क्या क्या है वो चीजें, देखो आपसे पूछा जा सकता है किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, किसका हो रहा है रिडक्शन, कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन है रिड्यूसिंग एजेंट। 4 तरह से चीजें आपसे पूछी जाती हैं, 2 आएंगी कम से कम या 4 भी आ सकती हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में भी हैं। तो अब देखो करना बहुत आसान है, आपको चारों का आंसर नहीं ढूंढना, आपको सिर्फ एक आंसर अगर मिल गया तो चारों आंसर मिल जाएंगे। कैसे, उसकी ट्रिक देखो जल्दी से। सबसे पहली बात तो आपका आंसर हमेशा किधर से होगा, ओनली फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड, क्योंकि प्रोडक्ट तो बना, भाई 2 चीजें आई, ये 2 चीजें थी, ये आपस में टकराई, एक ने ऑक्सीडेशन करा एक ने रिडक्शन और 2 प्रोडक्ट बन गए, और 2 प्रोडक्ट आपके बन गए। तो प्रोडक्ट से तो मतलब नहीं है, किसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ, इसका, एक सोडियम आया एक Cl, क्लोरीन आया, एक ने करा ऑक्सीडेशन एक ने करा रिडक्शन, बन गया NaCl। तो प्रोडक्ट से तो मतलब नहीं है, आंसर हमेशा कहां से होगा आपका, रिएक्टेंट साइड से। तो पहली बात तो ये याद रखो, आंसर शुड बी फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड। अब रिएक्टेंट आपके जनरली 2 ही आते हैं सिलेबस में, ज्यादा से 3 आ जाएंगे, बट कभी नहीं आए, 2 ही आते हैं। अब आपको पता है एक का होगा रिडक्शन तो दूसरे का होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि एक अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो एक गेन करेगा, तभी तो ये रिडॉक्स रिएक्शन होगी। तो अब आपको इन चारों में से कोई एक आंसर मिल जाए, सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो देखो जल्दी से, अब ये चारों पूछ लिया, अब आपको पता है ये तो रिएक्टेंट है, यानी आंसर इन्हीं में से है। तो अब आप देखो ZnO, मैंने आपको क्या बताया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ दो, जो अदर एलिमेंट है उनको देखो, स्टार्टिंग से देखो ZnO, तो आपको किसको देखना है, जिंक, जिंक वाला जो कंपाउंड है वो क्या है, ZnO, प्रोडक्ट साइड में क्या बन रहा है, जिंक। तो अब बताओ जल्दी से, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, ZnO से बन गया Zn, यानी यहाँ पर क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं ऑक्सीडेशन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहेंगे, रिडक्शन। इसका मतलब ये क्या है, आपका रिडक्शन है, राइट। नेक्स्ट देखो, अब आपको वैसे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, सारे आंसर्स मिल गए आपको। तो अब आप देखो ये हो गया, अब आपका एक रिएक्टेंट का आंसर मिल गया, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी रिडक्शन किसका हुआ है, ZnO का, राइट। अब कार्बन का क्या है, आपको पता है इसका रिडक्शन हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन ही हुआ होगा, चेक भी कर लो, इसे मिस्टेक बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था यहाँ CuCO था, वो कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो कार्बन था इधर और कार्बन से क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, C से बना CO, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, राइट। तो हमें पता चल गया ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कार्बन। पहली चीज, केवल रिएक्टेंट साइड से ही आंसर लिखने हैं, एक ढूंढ लो सारे मिल जाएंगे, क्यों, क्योंकि जब आपने एक ढूंढ लिया कि इसका हो रहा है रिडक्शन, तो कंफर्म है इसका ऑक्सीडेशन है। अब आपको बताना है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब अभी बताया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो दूसरे का क्या कराता है, ऑक्सीडेशन, दूसरे का ऑक्सीडेशन करा रहा है तो खुद का क्या करा रहा है, रिडक्शन। यानी जिसका रिडक्शन होता है वो कैसा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, ZnO का, इसका रिडक्शन हो रहा है। जिसका खुद का रिडक्शन होता है दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा तो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिवर्स है, आपको समझ में आ गया कैसे, यहाँ देखो कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो कार्बन खुद का करा रहा है ऑक्सीडेशन, तो दूसरे का क्या कराएगा, रिडक्शन। तो जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, तो कार्बन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। यानी एक आंसर निकालते ही आपको चारों आंसर मिल गए। तो जल्दी से सेकंड वाला आप खुद से ट्राई करो और वीडियो को पॉज करो, खुद से अपने आंसर्स निकालो, उसके बाद चेक करो। देखो Fe2O3, मैंने बोला हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के बाकी चेक करने हैं। देखो Fe2O3 से बन रहा है Fe, Fe2O3 से बन रहा है Fe। आपको क्या देखना है, आयरन को चेक करना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे ध्यान नहीं देना। तो अब इससे ये बन रहा है, तो आयरन किसके साथ था पहले, ऑक्सीजन के साथ, अब ऑक्सीजन निकल गया, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन, यानी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगर आपको एक आंसर मिल गया तो सारे आंसर मिल गए। तो पहले जल्दी से आप शॉर्ट ट्रिक लगा दो,
फिर वैसे भी चेक कर लेंगे। हमने देख लिया आयरन का Fe2O3 का क्या हो रहा है, रिडक्शन। आपको पता है आंसर ये होने ही नहीं है, इनको छोड़ दो, इनको देख लो। Fe2O3 का हो रहा है रिडक्शन, तो रिडक्शन के आगे लिख दो Fe2O3। अब शॉर्ट ट्रिक लगाओ, अगर इसका है रिडक्शन तो इसका क्या होगा, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन। जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो कैसा एजेंट होता है, उल्टा कर दो, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी Al ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। Fe2O3 का हो रहा है रिडक्शन, तो ये कैसा एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। आपको सारे आंसर्स मिल गए। तो चलिए सीखते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल बोर्ड में आता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि हमें जरूरत क्या है, हमें जरूरत ही क्यों पड़ी बैलेंस करने की। भाई हमने बोला रिएक्शन क्या बताती है कि कोई भी दो रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्शन करी और बना लिया प्रोडक्ट, फिर हमें बैलेंसिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हमें जरूरत है बैलेंसिंग को करने के लिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था, जो कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड बराबर होंगे। अगर मैंने आपसे कहा कि दो मैग्नीशियम थे रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड में एक मैग्नीशियम था, तो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा, नहीं, क्योंकि जो मैग्नीशियम का मास है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा रिएक्टेंट में, बट प्रोडक्ट में तो नहीं हो रहा। तो आपको इसीलिए करनी पड़ती है बैलेंसिंग, ताकि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर रहे। नंबर बराबर है तो उनका मास भी क्या आएगा, ऑब्वियसली बराबर ही आएगा। तो 1 मार्क क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, व्हाट इज द नीड ऑफ बैलेंसिंग। तो आई होप इट इज क्लियर। इन ऑर्डर टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन। तो पहले हम देख लेते हैं, ये दो इक्वेशंस आपके सामने लिखी हैं। आप बैलेंसिंग करते समय आप जो गलतियां करते हो वो दो होती है मेन गलतियां। क्या होती है कि आपको कहीं पे भी बढ़ाना है नंबर ऑफ एटम को, तो आप कई बार यहाँ बढ़ा देते हो। नो, ये फॉर्मूले इंटैक्ट है, ये आपका फॉर्मूला है MgO2 MgO। आपको कुछ भी इंक्रीज करना है वो आप फॉर्मूले के बीच में नहीं करोगे, क्योंकि फॉर्मूले किससे बनते हैं, बैलेंसी से। तो फॉर्मूले को आप चेंज नहीं करोगे। आप कहाँ चेंज करोगे, आप नंबर ऑफ एटम्स बढ़ाने के लिए इसके आगे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब देखो कैसे चेक करेंगे, जिंक की बात कर लेते हैं। हमेशा रिएक्टेंट साइड से स्टार्ट करो। जिंक कितना है 1, और प्रोडक्ट साइड में भी जिंक कितना है 1, ठीक है। एक था जिंक एटम, यहाँ पे भी जिंक एटम एक है, इसका मतलब जिंक क्या है, बैलेंस्ड है। अब आ जाते हैं H पे। H कितने हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ भी कितने हाइड्रोजन है 2, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। सल्फर कितना है 1, इधर भी सल्फर है 1, ऑक्सीजन है 4, इधर भी है 4। यानी कि मैं कह सकती हूँ जो मैंने पहली इक्वेशन लिखी है वो ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। आपके पेपर में ऐसी रिएक्शन भी आ सकती है बैलेंस करने के लिए, तो आप क्या लिखोगे, दिस इज ऑलरेडी द बैलेंस्ड इक्वेशन। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन। रिएक्टेंट साइड से स्टार्ट करो। मैग्नीशियम है 1, नंबर ऑफ एटम बराबर होने चाहिए, सिर्फ यही तो है बैलेंसिंग। मैग्नीशियम है 1, प्रोडक्ट साइड में भी मैग्नीशियम है 1, यानी ये क्या है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन पे आ जाओ। ऑक्सीजन कितना है 2, लेकिन प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है 1। अब आपको बता दिया कि आप कोएफिशिएंट लगा सकते हो आगे। आपको बढ़ाना है तो आप इसको कितना करना है, 1 से 2 करना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 2 आ जाएगा। यानी आपको यहाँ पे क्या लगाने की जरूरत है, 2। अब जब आपने ये 2 लगा दिया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला मल्टीप्लाई हो गया 2 से। मैग्नीशियम भी 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए। तो ऑक्सीजन कितने थे 2, और अब ऑक्सीजन यहाँ भी कितने हो गए 2। अब सेकंड मिस्टेक जो आप करते हो वो क्या, अब आप मैग्नीशियम को भूल गए। आपने पहले बैलेंस कर लिया था, मैग्नीशियम 1 था, लेकिन आप ये भूल जाते हो जब हमने यहाँ 2 लगाया तो मैग्नीशियम भी तो 2 हो गए, और जब मैग्नीशियम 2 हो गए तो अब क्या करने की जरूरत है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपको यहाँ भी 2 लगाने की जरूरत है। नाउ लेट्स प्रैक्टिस अनदर एग्जांपल। आपके सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है, इसको बैलेंस करना है। तो आप स्टार्ट करोगे अगेन फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड। आयरन Fe 1 है और यहाँ पे Fe क्या है 3। तो सबसे पहले जो पहली मिस्टेक ना हो उसके लिए आपको क्या बताया था, आप बॉक्स ड्रॉ कर लो। आपको ये इंटैक्ट रखना है, इसको चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसके बाहर कोई कोएफिशिएंट लगा सकते हो इन ऑर्डर टू बैलेंस द रिएक्शन। तो पहली गलती ना हो, बॉक्सेस बना लिए। अब देखो आयरन कितना है 1 और यहाँ आयरन कितना है 3। तो इक्वल करने के लिए क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से। जहां कम है वहां बढ़ा सकते हो आप, कम जो जहां कम है वहां बढ़ा सकते हो, जो ज्यादा है उसको कम नहीं कर सकते, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़ा ही सकते हैं। तो यहाँ 1 था, यहाँ 3 था, तो मैंने यहाँ लगा दिया 3, हो गया मेरा आयरन बैलेंस। अब सीक्वेंस में चलना, यहाँ से स्टार्ट करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब आ जाओ हाइड्रोजन पे। हाउ मेनी हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन आर देयर इन द रिएक्टेंट साइड। अब आ जाओ प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में भी कितने हाइड्रोजन है 2, तो ये
ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, यहाँ भी 2 है, वहां पे भी 2 है। नेक्स्ट ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट साइड में 1, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन है 1, प्रोडक्ट साइड में कितना है ऑक्सीजन 4। अब क्या है, ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 4 है। इक्वल करने के लिए क्या करोगे, हम कम वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर दें 4 से, यानी रिएक्टेंट साइड में जो ऑक्सीजन 1 था उसको मल्टीप्लाई कर दें 4 से। लेकिन मैं तो आगे ही ऐड कर सकती हूँ 4 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन मैंने मल्टीप्लाई करा साथ में क्या हो गया, हाइड्रोजन भी तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया। तो हम चाहे भले ही इसको बैलेंस कर चुके थे, फिर हमें दोबारा चेक करना पड़ेगा। चलो पहले ऑक्सीजन देखो, हो गए 4, यहाँ 4 थे, 4 लगाते ही हो गया 4। लेकिन दूसरी मिस्टेक नहीं करनी, जब आपने यहाँ 4 लगाया तो देखो ये तो मल्टीप्लाई हुआ, साथ में ये भी मल्टीप्लाई हुआ, और हम इसको ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं क्योंकि हम सीक्वेंस में बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितना हो गया 4 2 जा 8। अब यहाँ पर हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितना हो गया 8, 4 2 जा 8। प्रोडक्ट साइड में कितना हाइड्रोजन था 2। कैसे इक्वल करेंगे, कम वाले को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी नंबर से, तो 8 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो अब मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा 4। अब 4 2 जा 8 और यहाँ पे भी 4 2 जा 8। अब आपकी रिएक्शन पूरी बैलेंस है। ठीक है, देखो जिन बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ रही है वो ऐसे भी बना सकते हो कि एक कॉलम बना लो सिंबल का। ठीक है, एक कॉलम सिंबल लिख लो या एलिमेंट लिख लो, कुछ भी लिख लो कि कौन कौन से एलिमेंट है, आयरन है हमारे पास, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। ये मेथड भी बता देती हूँ, आप देख लो इसको भी एक बार कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, बुक्स में ऐसे भी दिया होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप शुरू में ये फॉलो कर सकते हो, बट झट से बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए अप टू लास्ट। पर कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप भी बता देती हूँ। आपने सबसे पहले कॉलम बना लिया, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट थे। अब यहाँ लिख लो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में कितना है और प्रोडक्ट साइड में कितना है, ऐसे कर लो। अब बताओ आयरन कितने हैं रिएक्टेंट साइड में 1, हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, राइट। प्रोडक्ट साइड में आयरन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 4। ये लिख लिया। अब आप चेक कर लो कि कौन सा बैलेंस है। अब आपने देखा कि मेरे पास सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। अब सबसे पहले आयरन, यहाँ 1 था, यहाँ 3 है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको मल्टीप्लाई बाय 3, यानी रिएक्टेंट साइड में आयरन को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, हो गया। अब आ जाओ ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 4, यानी ऑक्सीजन वाले के आगे मैंने लिख दिया 4। लेकिन जैसे ही मैंने 4 लिखा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन भी कितने हो गए 4 2 जा 8 हो गए। अब ये 2 नहीं बचे, ये कितने हो गए, ये 4 लगाते ही 8 हो गए। अब ये 8 हो गए तो इधर तो 2 ही है, तो इसको क्या करना पड़ेगा इनटू 4 ताकि हो जाए 8। अब है हमारी रिएक्शन बैलेंस। तो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप इस तरह से लिख के भी बैलेंस कर सकते हो, जो थोड़ा समझ पा रहे हैं वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पेज नंबर में वेरी देख लेना। पहले जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंसिंग के बाद वो हम कर रहे हैं राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको एक स्टेटमेंट दिया है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, स्टेटमेंट को क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन, और हमें उससे बनानी होती है इक्वेशन। जैसा कि पहला स्टेटमेंट है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्या होगा H2। अभी मैंने आपको बताया था कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सारे हेलोजन्स, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनको आपको अपने आप 2 की फॉर्म में ही लेना है, ये अलग एग्जिस्ट नहीं करता, हाइड्रोजन एक नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये है हेलोजन। तो क्लोरीन को भी क्या लेना है Cl2 फॉर्म्स प्रोडक्ट क्या बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड, ये है आपको। अब हाइड्रोजन क्लोराइड का बनाना है फॉर्मूला बनाना भाई आना ही चाहिए, फॉर्मूला बनाने में कुछ नहीं है, अगर बैलेंस ही याद है तो फॉर्मूला तो बन ही जाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या फॉर्मूला होगा HCl। जिनको नहीं आता जाके जल्दी से वैलेंसीज लर्न करो बेसिक केमिस्ट्री की वीडियोस देख करके। हाइड्रोजन क्या है आपका +1, क्लोरीन है -1। कैसे बनता है फॉर्मूला हाइड्रोजन क्लोराइड, आपने लिखा हाइड्रोजन H, क्लोराइड यानी Cl। आईडीई क्यों लगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। इसकी वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए +1 -1, जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा क्या फॉर्मूला बन गया HCl। तो वैलेंसीज याद होनी ही चाहिए आपको। अब देखो आपको करना है बैलेंस फटाफट। पहला स्टेप क्या बताया था, आप बॉक्स बना लो ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप फॉर्मूले को चेंज ना कर दो गलती से। अब जल्दी से चेक करो हाइड्रोजन कितने हैं भाई 2 और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 1, तो ऑब्वियसली यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से।
ठीक है। अब हमने हाइड्रोजन मल्टीप्लाई करा, साथ साथ क्लोरीन भी हो गया, पर कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हमने क्लोरीन को बैलेंस किया ही नहीं था, हम तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमेशा सीक्वेंस में करो। तो हाइड्रोजन हो गया बैलेंस, अब क्लोरीन कितने हैं 2 और यहाँ पे भी क्लोरीन कितने हैं 2, योर रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ये पार्ट दिए हैं, फटाफट खुद से करो, वीडियो पॉज कर फिर आंसर्स को मैच करो। लेट्स टेक योर आंसर। सेकंड रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2। देखो अब इम्पॉसिबल नहीं है मैं हर एक का आपको फॉर्मूला बना के दिखाऊं, आप प्लेलिस्ट खोलो बेसिक केमिस्ट्री फॉर क्लास 9th and 10th और वहां से अपना सीख कर आओ। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आपकी रिएक्शन ये बनी होगी, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। अब जल्दी से देखो, बेरियम है 1 और यहाँ पे बेरियम है 1, बैलेंस्ड है। नेक्स्ट आ जाओ, क्लोरीन है 2 और यहाँ पे है 3। अब बताओ कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें। क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन है 2 और प्रोडक्ट साइड में है 3। अब हम ऐड तो नहीं कर सकते, एक बच्चे के पास 2 टॉफी है, एक के पास 3 टॉफी है, हमें क्या करना है, हम ऐड नहीं कर सकते, उनको इक्वल करना है टॉफीज को, पर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं 2 और 3 है, अब मुझे मल्टीप्लाई करना है तो नंबर तो बढ़ेगा ही मल्टीप्लाई के बाद। तो क्या 4 से 4 हो सकता है? नहीं, क्योंकि 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तब तो 4 आएगा, पर 3 की टेबल में तो 4 है नहीं, यानी 4 करके भी मैं इक्वल नहीं कर सकती। तो 5 के बारे में सोचो, क्या 5 किसी की भी टेबल में आता है? नहीं। तो 6 के बारे में सोचो, यस 6 दोनों की टेबल में आता है। अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों हो गए इक्वल, 3 2 जा भी 6 होता है और 2 3 जा भी 6 होता है। तो बस मुझे मिल गया कि यहाँ पे Cl 2 थे तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से, और यहाँ पे Cl उधर प्रोडक्ट साइड में 3 है तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। अब इक्वल हो गया, 3 2 जा 6 Cl और यहाँ पे 3 2 जा 6 Cl, फाइन। अब फिर से देखो, जैसे ही मैंने इसको बैलेंस करा 3 यहाँ लगाया तो Ba तो डिस्टर्ब हो गया, हम तो सीक्वेंस में करते हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए, पिछला वाला डिस्टर्ब हो गया, तो Ba हो गया 3 और यहाँ पे Ba है 1, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। नेक्स्ट देखो, एल्यूमिनियम 2 है और यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2 है। अब SO आपको अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो देख सकते हो, पर इजी करने के लिए आप पूरा इकट्ठा देखो सल्फेट, क्योंकि और कहीं तो है नहीं ऑक्सीजन या सल्फर। तो सल्फेट कितने हैं? SO4 का क्या है यहाँ पे? थ्राइस, और यहाँ क्या है SO4 का? थ्राइस। मतलब ये SO4 रिएक्टेंट साइड में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और प्रोडक्ट साइड में भी ये पूरा SO4 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कोई बात नहीं, अलग अलग देख लो। सल्फर कितना है? 1, इस 3 का क्या मतलब, सॉरी 3, सल्फर कितना है? 3, इस 3 का मतलब है ये 3 ऑक्सीजन के साथ भी और सल्फर के साथ भी है, तभी तो हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया है। तो सल्फर कितना है? 3, इधर काउंट करो सल्फर कितना है? 3। ऑक्सीजन देखो 4 और मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितना है ऑक्सीजन? 12। यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। ऐसे भी कर सकते हो, पर आसान रहेगा अगर आप पूरा पूरा सल्फेट उठा लो, क्योंकि और कहीं सल्फर ऑक्सीजन नहीं है, तो सल्फेट का थ्राइस है, यानी सल्फेट SO4 की मल्टीप्लाई 3 से हो रही है और यहाँ पे भी SO4 की मल्टीप्लाई 3 से हो रही है। तो आई होप अब तक आपको बैलेंसिंग समझ आ गई होगी। थर्ड वाला आंसर भी आप अपना मैच कर लो, ये आंसर आना चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, जो है आपका इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 3, 2 के बाद ये है, यहाँ लिखा है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड स्टेट सिंबल्स। ठीक है, ये एक नया है इसलिए मैं आपको पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ठीक है, क्वेश्चन तो वैसे ही बैलेंस करनी है लेकिन सिंबल भी लिखने हैं, स्टेट के सिंबल आपने पढ़े ना, सॉलिड लिक्विड गैस ये स्टेट्स होती हैं, तो आपको उन सिंबल को भी मेंशन करना है। अब उस सिंबल को मेंशन करने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता दूं, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें एमसीक्यू में आ गया कि विच इज द करेक्ट रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन, 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, 4 ऑप्शन में से 2 तो मान लो बैलेंस नहीं थी तो कट गया, अब 2 की 2 बैलेंस है, मान लो ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों बैलेंस है, तो अब आप क्या चेक करोगे? स्टेट चेक करोगे, उनके ब्रैकेट में आगे स्टेट लिखी रहती है, वो ठीक है या नहीं है। अभी तक हमने इसका डिस्कशन नहीं करा था तो नहीं लिखा, अब इस क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे। तो आपको पहचानोगे कैसे कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर आता है एक्वस, जिसको हम AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मतलब है इनका, देखते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस आपको पता है, लिक्विड सिर्फ एक ही जगह आएगा, वाटर। जब आपकी रिएक्शन वाटर के साथ होगी तो H2O के ब्रैकेट में आ जाएगा लिक्विड, अगर स्टीम के साथ होगी तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा H2O, बट ये आ जाएगा गैस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है लिक्विड में सिर्फ एक ही चीज है आपकी, वाटर, या फिर स्टीम है तो गैस, और एरो ऊपर की तरफ होता है गैस का, क्योंकि गैस इवॉल्व होती है ऊपर की तरफ। उसके अलावा ये सारी गैसेस हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखोगे हाइड्रोजन सल्फाइड
H2S, ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में भी आती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, और आपको पता भी नहीं होता कि ये गैस है या लिक्विड है क्या है, तो ये गैस है, ये आप याद रखोगे हाइड्रोजन सल्फाइड। बाकी तो आपको पता ही है, स्टीम है तो गैस लगाना है, बाकी हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस, ये तो सब आपको पता ही है। अच्छा, ये रह गया, हेलोजेंस भी सारे गैसेज हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी क्या है, गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, तो ये भी गैसेज है, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, ये भी क्या है आपका, गैसेज है, हेलोजेंस भी गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब आपको पता चल गया गैस कहाँ लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखोगे, हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके बाद आ जाओ, जितने भी मेटल्स हैं या प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं उनके साथ आता है सॉलिड यानी एस। जैसे सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद, ऐसे दिया है तो सोडियम के ब्रैकेट में आप क्या स्टेट लिखोगे, सॉलिड। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद दिस, तो मैग्नीशियम की ब्रैकेट में क्या स्टेट आएगी, सॉलिड। तो जितने भी मेटल्स हैं वो सब सॉलिड हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट वन मेटल, वो है मरकरी, लेकिन मरकरी अनरिएक्टिव है, काफी लेस, अनरिएक्टिव तो नहीं कहेंगे, लेस रिएक्टिव है, तो काफी कम रिएक्शंस में आता है, तो आता भी नहीं है आपके सिलेबस में जनरली, मेटल्स नॉन मेटल चैप्टर में ही पढ़ेंगे उसके बारे में, पर आ जाए तो ध्यान रखना है वो लिक्विड है, बट कभी नहीं आया, लेकिन सॉलिड ही है, मोस्टली मेटल्स आपके क्या है, सॉलिड है। सॉलिड कहाँ लिखोगे, जब मेटल्स आ जाए और साथ में प्रेसिपिटेट आ जाए, ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में कोड भी बताया था, लेड आयोडाइड, ये आपकी एक्टिविटी है जो मैंने डिस्कस की थी, लिंक भी शेयर किया था लास्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, कि मैंने ये परफॉर्म भी करके दिखा रखी है, उसका लिंक शेयर किया था। येलो पीपीटी बनते हैं, याद करने का तरीका बताया था, लाडो आई हाथ पीले करा के, लाडो लेड आई आयोडाइड हाथ पीले करा के, यानी येलो पीपीटी बनते हैं। अब एक क्वेश्चन डाउट आपके मन में ये आता है कि मैम चलो पीपीटी लिख देंगे या डाउनवर्ड एरो, क्योंकि पीपीटी नीचे बैठ जाते हैं, तो ये तो ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, चलो लेड आयोडाइड तो हमें याद है एक्टिविटी के थ्रू कि ये हमारा क्या है, सॉलिड है या प्रेसिपिटेट है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा और किन किन चीजों के प्रेसिपिटेट है, तो उसके लिए एक हिंट रहता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इनसॉल्युबल वर्ड लिख के आएगा आपका, तो आप समझ जाओ वो पीपीटी की बात कर रहा है, फिर अपने ऑप्शंस को मैच कर लो, पीपीटी है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो सॉलिड होगा, ठीक है। तो सॉलिड कहाँ कहाँ आ सकता है, सिर्फ मेटल्स के साथ या फिर प्रेसिपिटेट के साथ। हमें कैसे पता चलेगा प्रेसिपिटेट है, जो आपकी एक्टिविटीज हैं वो तो आपको लर्न होनी चाहिए, जो नहीं है वो इनसॉल्युबल वर्ड लिख के आपको देगा। लिक्विड कहाँ लगाना है, सिर्फ वाटर के साथ। गैस कहाँ लगाना है, स्टीम, और इन सब के साथ। अब जितनी भी चीजें बच रही इनके अलावा वो सब होंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, पानी में मैंने डाला नमक, बन गया पानी का सोल्यूशन, पानी में मैंने डाला ग्लूकोज, बन गया ग्लूकोज का सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या होता है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। जैसे पानी मैंने बहुत ज्यादा अमाउंट में लिया पानी, तो जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो होता है सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने डाला 2 चम्मच ग्लूकोज, तो कम लिया ग्लूकोज को, तो वो हो गया सॉल्यूट, ठीक है। तो ज्यादातर हम पानी में सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसको हम कह देंगे पानी क्या है, सॉल्वेंट। और जब भी पानी सॉल्वेंट होता है तो हम वर्ड यूज करते हैं एक्वा। एक्वा मीन्स होता है पानी, तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है पानी में बनाया हुआ सॉल्यूशन। जब भी हम पानी में कोई चीज घोलते हैं उसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे आपको कह दिया NaCl रिएक्ट्स विद, तो NaCl क्या होगा, पानी में बनाया आपने सॉल्यूशन। NaCl आपकी पाउडर फॉर्म में आता है, पर आप रिएक्शन कैसे कराते हो, जो आपने एक्टिविटी यहाँ पे मैंने परफॉर्म करके दिखाई, आपने देखा होगा पहले उनके सॉल्यूशंस बना रखे मैंने टेस्ट ट्यूब में दोनों में, और फिर उनको मिक्स करा। तो सॉल्यूशन किस में बनाया, पानी में। ऐसा नहीं पानी ही सॉल्वेंट होता है, पानी के अलावा और भी चीजें जिनमें हम डिसॉल्व कर सकते हैं, बट अप टू 10th वो सब नहीं आता सिलेबस में। तो पानी में जब हम सोल्यूशन बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्वस, और उसके ब्रैकेट में हम लिखते हैं एक्वस। तो जैसे NaCl, BaCl2, NaOH, इन सब के ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्वस। जो ये भी नहीं है, गैस भी नहीं है, जो सॉलिड भी नहीं है, जो लिक्विड भी नहीं है, तो क्या बचेगा, वो सारा एक्वस है। तो अब जल्दी से देख लेते हैं अपना इंडेक्स क्वेश्चन 3 के दोनों पार्ट्स। स्टेट मेंशन देख लेते हैं कैसे करेंगे, एक बार इसका आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तो जल्दी से करते हैं इसको। तो अब जल्दी से देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है। आई होप आपने फॉर्मूले बना लिए होंगे। क्या क्या वर्ड लिखे हैं, स्टेट चेक कर लो एक बार। क्या लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, मिल गया आपको। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनाते किसमें, पानी में, तो क्या आएगा यहाँ पे, AQ एक्वस। आई होप क्लियर है। एंड रिएक्ट्स विद सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, अगेन सॉल्यूशन है, पानी में बनाया हुआ सॉल्यूशन, दैट इज एक्वस, टू फॉर्म इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। वहां इनसॉल्युबल वर्ड मेंशन है, तो आपको पता चल गया क्या है ये, पीपीटी। तो आप ब्रैकेट में पीपीटी लिख सकते हो या सॉलिड, जनरली स्टेट में सॉलिड लिखते हैं। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप मैच कर लो, पीपीटी दिया है, अगर सॉलिड नहीं दिया तो वो भी करेक्ट होगा, बट सॉलिड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। एंड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, अगेन सॉल्यूशन है तो एक्वस। तो ये था आपका स्टेट। तो आई होप आपको स्टेट करना आ गया होगा। और अब जल्दी से बैलेंसिंग,
तो बैलेंसिंग के बाद आपका आंसर क्या आया, चेक कर लो। सिर्फ आपको यहाँ 2 लगाना है और पूरी रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस। 2 लगाते ही सोडियम हो गए 2, क्लोरीन भी हो गए 2, और यहाँ पे क्लोरीन सोडियम थे 2, बेरियम सल्फेट यहाँ पे सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जल्दी से देख लेते हैं। रिएक्शन आई होप आपने लिख ली होगी। अब वहां मेंशन है सॉल्यूशन ऑफ NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपको अगर इन वाटर भी दिया है तो और भी अच्छी बात है, एक्वस। अगर नहीं भी दिया तो सॉल्यूशन का नाम आते ही आपको एक्वस लगाना है, आपके सिलेबस में यही है। रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, अगेन सॉल्यूशन आ गया एक्वस टू गिव्स सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, अगेन एक्वस एंड वाटर। वाटर क्या होता है, लिक्विड, तो यहाँ आ जाएगा L। तो अब आप देखो बैलेंसिंग, अगर बैलेंसिंग की बात करो तो इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन, आप एक बार चेक कर सकते हो। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। आज की क्लास में हमने कवर किए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बैलेंसिंग एज वेल एज रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स रिएक्शन। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी और आप चाहते हैं मैं इसको कंटिन्यू रखूं, आपको नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊं, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, जितना ज्यादा व्यूज आएंगे, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने का। अगर आप शेयर करते हो और मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आती हूँ, तो उसमें हम करेंगे कोरोजन रेंसिडिटी और साथ ही साथ एनसीईआरटी के ऑल क्वेश्चंस, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अलॉन्ग विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस, और जो कोई एक्टिविटीज है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।